गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पागल फिजिक्स पाठशाला के अंदर हम तीसरे अध्याय यानी कि समतल में गति की बात करेंगे। और आज हमने तीसरे अध्याय को जो समतल में गति है इसे शुरू करने की पहल की है। और इसमें आप ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए बहुत तेजी के साथ समतल में गति की तरफ बढ़ना शुरू करें। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में सरल रेखा में गति को समझाया था और आपको बहुत पसंद आया था, तो वैसे ही मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको समतल में गति भी बहुत पसंद आने वाली है। और इससे पहले कि अब आपको ये पसंद आए, आप जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखिए, मैं शुरू करता हूं समतल में गति। तो देखिए, मैंने इसमें समतल यानी कि प्लेन की बात करी है और समतल में गति की बात कर रहा हूं। अच्छा, गति तो मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, आप जाके देखिएगा तो गति आपकी समझ में आएगी। लेकिन यहां पर जो मेन मुद्दा हमारा है वो समतल में गति का है। अब सरल रेखा में गति यानी कि एक डायमेंशनल थी, एक ही रेखा में थी, या सामने या ऊपर या नीचे एक ही रेखा में थी। अब समतल में गति क्या होती है और समतल क्या होते हैं वो जानिएगा। देखिए, 2D टू डायमेंशनल या 3D यानी कि दो अक्षों के बीच में जो तल बन के आए या तीन अक्षों के बीच में जो तल बन के आए वो समतल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक अक्ष ये खींची है, एक अक्ष ये खींची है, इसे मैंने y अक्ष कहा, और एक अक्ष मैंने ये खींची है, इसे मैंने x अक्ष कहा। तो अब इसके बीच में ये जितना हिस्सा आया है, इसके बीच में जितना हिस्सा आया है, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? समतल कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। जैसे मेज पे हम बैठ गए और हमारी तशरीफ ने मेज को घेर लिया तो वो क्या कहलाएगा? समतल, प्लेन कहलाएगा। तो समतल में गति के अंतर्गत अब हम चलेंगे तो इसमें हमें बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, भौतिक राशियों के बारे में समझना। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियों में क्या क्या होता है। पीछे हम दूरी और विस्थापन के भी धारणाएं पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम विस्थापन को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, विस्थापन क्या होता है और सदिश अदिश राशियां क्या होती हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसमें? समतल में गति में। तो समतल में गति में, ठीक है, मैं आपको अदिश के बारे में बताऊं और फिर उसके बाद सदिश के बारे में बताऊं और फिर उसका विस्थापन सदिश बताऊं। तो पहले मैं अदिश यानी कि स्केलर की बात करता हूं। स्केलर, तो भाई स्केल देखा है कभी? हाँ, स्केल कभी देखा है। तो उस स्केल का काम तुम्हारी जिंदगी में क्या है? माप लेना है। क्या लेना है? माप लेना है। इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर, इतने किलोमीटर। तो ये जो स्केल है, ठीक है, तो इसका मतलब ही माप है। क्या है? माप है। और जिनमें माप होती है ना, तो अलग अलग जगह पर, जैसे आप नल का पानी पिए तो उसका स्वाद क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम, ठीक है, अलग अलग शिक्षकों की अलग अलग लेखाओं की जुबानी को सुने तो वो इसे अलग अलग कहेंगे। कोई इस माप को नाप कहना चाहेगा तो कोई इस माप को परिमाण कहना चाहेगा, ठीक है, परिमाण कहना चाहेगा। माप कहे, परिमाण कहे या नाप कहे, ये सब एक ही है। और फिर वो राशियां जिनको केवल प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए केवल हमें नाप की, माप की, परिमाण की जरूरत पड़ने वाली होती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। अब अदिश में केवल हमारे पास है क्या? माप और परिमाण है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। माप और परिमाण में क्या होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज के मास या द्रव्यमान को लिया तो उसके पास में क्या है? सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान है। और अगर मैंने, ठीक है, किसी को समय बताया है तो मैंने केवल मान की बात की है, जैसे 5 बज गया है, 7 बज गया है, 4:15 हुआ है, ठीक है। या फिर मैंने किसी के बॉडी के टेम्परेचर को बताया है, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस वक्त मैं उसके सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ उसके
माप की बात कर रहा हूं। तो कौन सी राशियां? वे भौतिक राशियां जिनको जब हम किसी को बताते हैं या समझाते हैं या खुद के लिए देखते हैं तो हमें केवल उसके माप की आवश्यकता पड़ने वाली होती है, उसमें किसी डायरेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो फिर वो सभी भौतिक राशियां किसके अकॉर्डिंग आएंगी? अदिश राशियों के अंतर्गत आएंगी। अब हम अदिश से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी सदिश राशियां हमें किस तरफ लेके जाएंगी वो देखेंगे। यानी कि इस आ को हटाने के बाद मैंने इसमें क्या कर दिया है? सदिश यानी कि अब दिशा को इंक्लूड कर दिया है, उसके मान उसकी माप के साथ में मैंने किसे कर दिया है? दिशा को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल और साधारण सी बात है कि सदिश राशियां क्यों हुई। ठीक है, और इसे अब हम स्केलर शब्द को हटाकर अंग्रेजी में वेक्टर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सी भौतिक राशियां? वो सभी भौतिक राशियां जिनको जब हमें प्रदर्शित करना होता है, किसी को बताना होता है या दर्शाना होता है, तो फिर हम उसके मान के साथ साथ उसकी दिशा का भी जिक्र उसमें करते हैं। उसके मान के साथ साथ उसकी दिशा का भी जिक्र उसमें करते हैं। और जब मान के साथ साथ आपने दिशा का भी जिक्र किया है तो फिर मान के साथ दिशा मिलने से वो भौतिक राशियां सारी की सारी सदिश बन जाती हैं, वेक्टर बन जाती हैं। और अब वेक्टर राशि को प्रदर्शित करने के लिए आपको किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ठीक है, आपको वेक्टर राशि को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर के निशान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो तीर का निशान करेगा क्या, वो देखेंगे। ठीक है, तो जो भी सदिश राशियां होती हैं जब उनको प्रदर्शित करेंगे तो उन पर तीर का निशान लगाएंगे, और जब उन्हें प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल उनके मान को प्रदर्शित करेंगे, उनके माप को प्रदर्शित करेंगे, तो उस पर से क्या करेंगे? तीर के निशान को हटा लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बात लिखी है, एग्जाम्पल के बतौर एक कार पूरब दिशा में, ठीक है, किस दिशा में? पूरब दिशा में, ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। तो वेग यहां पर एक भौतिक राशि है। वेग क्या है? भौतिक राशि है। अब इसे हम सदिश क्यों कह रहे हैं वो हमारा मुद्दा है। तो देखेंगे इसी एग्जाम्पल में, देखें इसमें इस वेग की दिशा का भी जिक्र किया गया है। किसका? दिशा का। और इसमें इस वेग के मान का भी जिक्र किया गया है। किसका? मान का। और जब विद इन यानी कि मान के साथ में डायरेक्शन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगी? भौतिक राशि आपकी वेक्टर यानी कि सदिश राशि कहलाएगी। तो अदिश और सदिश के साथ साथ जरा सा इस बात का जिक्र करेंगे कि इसमें हमारे साथ क्या होगा? जो मान दिया होगा उसके साथ में डायरेक्शन भी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है भाई साहब कि अब आपने बता तो दिया है, लेकिन अगर इसे हम प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? बहुत सिंपल सा साधारण सा बात है। अगर हम सदिश राशि को लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सदिश वेग को लिखता हूं और इसी से लिखूं तो वेग वेलोसिटी मैं v से प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, अब उस पर डायरेक्शन तो मैं तीर का निशान लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? तीर का निशान लगाऊंगा। तो अब ये सदिश राशि हो गई। तो जब मैं इसके मान को लिखूंगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब इस पर जब तीर लगा हुआ है तो मुझे बंदिशों में बांध दिया गया है कि आप इसके साथ में क्या कीजिएगा? दिशा को जरूर लिखिएगा। 120 किलोमीटर घंटा पूरब दिशा में। तो इस सदिश राशि को लिखने का क्या आ गया? तरीका आ गया। अब अगर तुम्हें इसके केवल मान को लिखना है, मान, मापांक या फिर इसके परिमाण को लिखना है, किसे? मान को, मापांक को या फिर इसके परिमाण को लिखना है, तो जरा सी बात करनी है। और वो बात क्या है कि इस पर से डायरेक्शन को हटा के, जब मैं डायरेक्शन को हटाऊंगा तो डायरेक्शन विदाउट एरो हो ही नहीं सकती। तो मुझे उस भौतिक राशि पर से किसको हटाना पड़ेगा? उस पर से मुझे
तीर के निशान को वहां से हटाना पड़ेगा। और जब तीर का निशान वहां से हट जाएगा तो उस वक्त में दिशा का वहां जिक्र किया नहीं हुआ, कोई ख्याल आया नहीं आया। जब इसकी दिशा का जिक्र नहीं हुआ, दिशा का कोई ख्याल नहीं आया, तो फिर वो भौतिक राशि सदिश होने के साथ साथ केवल अपने मान को प्रदर्शित करेगी, ना कि वहां पर दिशा को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे v लिखता हूं सिर्फ, और उसे लिखता हूं 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो अब मैंने इस पर एक्शन लिखी ना, इस पर से तीर का निशान हटा दिया है, तो ये अब इसके केवल किसे मान को प्रदर्शित करेगा, इसके मान को प्रदर्शित करेगा, किसे, मान को। अच्छा, दूसरा तरीका एक और होता है। वो तरीका क्या होता है कि कुछ लोग और कुछ क्या ज्यादातर मोस्टली क्या करते हैं कि जब मान को लिखते हैं तो फिर उनका काम क्या होता है ना, मान को लिखते हैं तो जो सदिश राशि होती है उस पर तीर का निशान लगा रहता है, और तीर का निशान लगे लगे उसके एक डंडा आगे और एक पीछे लगा दिया। इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन करना। क्या कहते हैं इसे, मॉड्यूलेशन करना। यानी कि अब इसको पढ़ते क्या है, मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया। अजी जनाब, मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया, मॉड लगा दिया, मॉड से हुआ क्या, हुआ क्या, ये जो तीर का निशान था ना, इसका दम घुट गया और इसकी मौत हो गई। क्या हो गया, इसका दम घुट गया और इसकी मौत हो गई, दिशा अपने आप बंद हो गई। तो फिर अब ये खाली 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही रह जाएगा, जो फिर इसके, ठीक है, मान को, अच्छा मान काय में होता है, ये क्या है, अंक है, अंक, ये क्या है, अंक है। और जब मान अंकों में है तो मान को अगर मापांक कह लिया तो फिर कोई गुनाह नहीं किया है। मान को अगर मापांक कह लिया तो हमने क्या किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। तो अब हमने क्या सीखा, सदिश राशि की परिभाषा सीखी, सदिश राशि को प्रदर्शित करने का तरीका सीखा, और साथ ही साथ हमने ये सीखा, ठीक है, कि अगर सदिश राशि को लिखेंगे तो उस पर तीर का निशान लगाएंगे, और जब केवल उसके मापांक को लिखेंगे तो उस पर से हम तीर के निशान को हटा लेंगे, हटा लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं अगले टॉपिक में कि हमारा स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है। ठीक है भाई, तो इधर देखें जरा, ख्याल रखें, स्थिति सदिश यानी कि इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, स्थिति सदिश। ठीक, तो स्थिति सदिश बताने के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी और एक मूल बिंदु चाहिए होता है, क्योंकि हम समतल में गति की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये दो अक्ष बनाए, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। अब ये इसका मूल बिंदु हो गया 0,0। तो अभी कोई चीज यहां पर थी और अब वो यहां पर आ गई, यानी कि ओ पर थी और ओ से पी पर चली गई, ओ पर थी और ओ से कहां चली गई, पी पर चली गई। तो ओ से पी को मिलाने वाली रेखा, ओ से पी को मिलाने वाली रेखा अगर मापोगे तो इसका मान कहलाएगा, मापोगे क्या कहलाएगा, इसका ये मान कहलाएगा। और अगर ओ से पी की तरफ में इस पे तीर का निशान लगा दूंगा तो फिर ये ओपी का स्थिति सदिश कहलाएगा, जिसे मैं वेक्टर आर लिख के लिखूंगा। तो ओपी जो है एक स्थिति सदिश है और जिसे मैंने सदिश आर पे तीर लगा के प्रेजेंट किया है, तो फिर ये इसका स्थिति सदिश होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर स्थिति सदिश है तो क्या जरूरी है कि ये सीधा जा रहा है? अब ये अपने दिमाग से विचलित हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से था और इधर की तरफ को आ गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है, क्यू पे आ गया। कहां पर आ गया, क्यू पे आ गया। तो अब इसका स्थिति सदिश क्या होगा? अब इसका स्थिति सदिश, तो आप यहां से नहीं देखेंगे, आप मूल बिंदु ओरिजिन से ही देखें, और ओ से और डायरेक्ट क्यू को जब आप मिलाएंगे, किसे, ओ से क्यू को मिलाएंगे, ठीक है, ओ से क्यू को मिलाएंगे, तो ये जो आर डैश मैंने किया है ये अब इसका स्थिति सदिश कहलाएगा। तो मैं समझता हूं, ठीक है, ओ
और Q जो है जिसे मैंने R डैश का नाम दिया है, तो ये भी एक स्थिति सदिश हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि स्थिति सदिश क्या है, नजरों से बिल्कुल सटीक सामने को देखना ही तो स्थिति सदिश है। नजरों से बिल्कुल ठीक सटीक, जैसे हमने O से P पे देखा तो O से P का स्थिति सदिश R था, लेकिन जब हमने O से Q पे देखा और इसका स्थिति सदिश I डैश लिख के तुम्हें बताया है। अब O से P जाए और P से Q जाए, वो तो दो सदिशों का योग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दो सदिशों का योग हो जाएगा। लेकिन उसका स्थिति सदिश क्या होगा, जहां से आपने बात शुरू की थी और जहां पे खत्म की है, वहां से जुर्र से एक रेखा खींच के जब उस पर तीर दर्शाया जाएगा तो फिर वो उसका स्थिति सदिश कहलाएगा। तो स्थिति सदिश ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं सदिशों के जोड़ के नियम को समझाता हूं, सदिशों के जोड़ के नियम को समझाता हूं, ठीक है। तो उसकी तरफ चलेंगे। तो इसमें हम पहले दो सदिशों का और फिर दो से अधिक सदिशों के जोड़ को समझाएंगे। दो सदिशों के योग का नियम, बहुत छोटी सी बात है, दो सदिशों के योग का नियम, ठीक है। अच्छा, जब सदिश की बात हो रही है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें परिमाण और दिशा दोनों पता होना चाहिए। अच्छा, सदिशों को योग करते वक्त आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, वो ये आपके पास एक मीटर पैमाना और एक स्केल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सदिशों का योग जो होता है वो सामान्य गणित से नहीं होता है, सामान्य गणित से नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक मीटर पैमाना और एक चांदे की जरूरत पड़ने वाली है, उसको लेंगे। लेकिन यहां पर मैं मीटर पैमाने और चांदे की कोई बात नहीं बताऊंगा, यहां पर तो मैं आपको सिर्फ दो सदिशों के योग को समझाऊंगा। किसे? दो सदिशों के योग को। देखिए, अभी मैंने बताया था कि जब सदिश को प्रदर्शित करते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है भाई साहब। हमने क्या किया, दो सदिश लिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। क्या सदिश लिए? दो सदिश। एक सदिश ए हो गया, ये एक सदिश ए है, और दूसरा सदिश बी हो गया, ये दूसरा सदिश बी है। क्या है? बी है। और हमें इनका योग निकालना है। लेकिन ए और बी के बीच का कोण हमने आपसे कहा थीटा डिग्री है। क्या है? थीटा डिग्री। सदिश के दो भाग होते हैं। कौन से दो भाग? जो पीछे रह गया, आई मीन्स जहां से बात शुरू की थी, वो उसकी टेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेल। और जहां पर हमने बात खत्म की थी वो उसका हेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेड, शीर्ष कहलाएगा। तो हर सदिश के दो भाग होते हैं। एक वो बिंदु जहां से बात शुरू की थी जिसे हम उसकी टेल कहेंगे, और दूसरा वो बिंदु जहां पर बात हमने खत्म की थी जिसे हम उसका हेड कहेंगे। तो ये उसका क्या आ गया? हेड आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसके भी कितने होंगे? दो ही तो होंगे, एक टेल और एक हेड, ठीक है। तो इसकी ये एक टेल हो गई और ये इसका एक हेड हो गया। अब मुझसे वो एक सवाल करता है कि आप दो सदिशों के योग यानी कि सदिश ए और प्लस सदिश बी को बताइएगा। तो दो सदिशों के योग को आप किस तरह से बताएंगे? ये थोड़ी है कि एक दो और एक तीन हमने उठा के जोड़ के पांच बता दिया। ऐसा नहीं होता है सदिशों के योग में कि आपने लिया उसे पांच बता दिया। इसे सामान्य गणित से नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सदिश जिस दिशा में है और जितने मान का है उसे खींच लेंगे। तो आपने पहले सदिश को खींचा, जिस दिशा में है और जितने मान का है वो खींचा। अब पहले की दिशा पर, ये पहले की दिशा जा रही है, पहले की दिशा पे वो कोण बनाएंगे जो आपको दिया हो। मान लीजिएगा ये मुझे कोण थीटा दिया है, मैंने थीटा को बना दिया। क्या बना दिया? थीटा को बना दिया। अब इसके बाद आपका क्या काम है, दूसरा सदिश जिस दिशा में और दिया हुआ है और जितने मान का, उस सदिश को, ठीक है, उसी दिशा में और उतने मान का खींच कर लाएं और इस तरह से खींचें कि उसकी जो टेल है, दूसरे वाले की जो टेल है, वो पहले वाले के हेड पे आ जाए। तो पहले का यहां पर क्या है? हेड है, और दूसरे की यहां पे क्या आ गई? टेल आ गई। तो मैंने हेड
पर टेल क्या किया है, जोड़ दिया है। मैंने हेड पर टेल क्या किया है, जोड़ दिया है। तो ये हेड पर टेल जुड़ गया है। तो अब ये क्या हो गया, सदिश कितने थे भैया, 2 थे। तो ये कितने सदिशों का योग हो गया, ये 2 सदिशों का योग हो गया। अब इसमें बचा क्या, इसमें जो पहला सदिश ए था उसकी तो क्या बची है, टेल बची है। और जो दूसरा सदिश बी था उसका क्या बचा है, उसका हेड बचा है। अब आप क्या कीजिएगा, अपना मीटर पैमाना उठा लीजिएगा और उससे, ठीक है, पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिलाती हुई एक रेखा खींच लीजिएगा। पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिलाती हुई एक रेखा खींचिएगा। अब ये जो रेखा आएगी वो दोनों सदिशों का योग यानी कि रिजल्टेंट कहलाएगी, और ये योग सदिश ए और प्लस सदिश बी कहलाएगी। ये 2 सदिशों का योग कहलाएगी, और यही 2 सदिशों के योग का आर जो है वो स्थिति सदिश कहलाएगा। और ये पहले की टेल पे जो कोण बनाता होगा वो 2 सदिशों के परिणामी का कोण कहलाएगा। तो आपने इस क्लास में अभी और यहां पर 2 सदिशों के योग को सीख लिया है। अब इस 2 सदिशों के योग में हम जो सीखने जाएंगे वो त्रिभुज का नियम और, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम सीखेंगे। किसका, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम सीखेंगे। तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं। त्रिभुज का नियम सीखेंगे, 2 सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम सीखेंगे। ठीक है भाई, हां, 2 सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम क्या है। नियम बहुत छोटा सा है नियम। देखिए, एक सदिश, मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बना लिया। इसे नाम मैंने ए, बी और सी दे दिया। तो मेरे पास एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। क्यों त्रिभुज है भाई, क्योंकि उसमें 3 भुजाएं हैं। चलिए साहब, आपकी बात मान ली कि एबीसी एक त्रिभुज है और इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अब क्या बताना क्या चाह रहे हो भैया, ठीक है, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक भुजा एबी ये एक सदिश को प्रदर्शित करे, ये क्या करे, किसी एक सदिश को प्रदर्शित करे, और दूसरी भुजा बीसी जो है वो किसी दूसरे सदिश को प्रदर्शित करे। तो यहां पे आपने क्या देखा, अगर किसी त्रिभुज की कोई सी 2 भुजाएं, अब वो हो कैसी, संगत भुजाएं या संलग्न भुजाएं, 2 अलग अलग सदिशों को प्रदर्शित करती हैं, तो क्या हुआ, पहले के हेड पे दूसरे की क्या आ गई, टेल आ गई। तो यहां पे कौन सा नियम लग गया, यहां पर सदिशों के योग का नियम लग गया। तो अब तीसरी भुजा क्या प्रदर्शित करेगी, उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, क्या, यदि किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं 2 अलग अलग सदिशों को प्रदर्शित करती हैं, तो फिर सदिशों की, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी वो उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगी। यह है 2 सदिशों के योग के त्रिभुज का नियम। 2 भुजाएं 2 अलग अलग सदिशों को प्रदर्शित करें, तो तीसरी भुजा क्या होगी, उनके योग को प्रदर्शित करेगी। फिनिश। ठीक है, आगे की क्लास में मैं इस रिजल्टेंट का सूत्र तो निकालूंगा, लेकिन अभी छोटी छोटी डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। अब 2 सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, 2 सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम देखते हैं। 2 सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो अब मैं क्या करूंगा, एक समांतर चतुर्भुज की रचना करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर ली।
समांतर चतुर्भुज से मैं सीखा क्या और तुम्हें सिखाना क्या चाह रहा हूं वो देखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैंने इस भुजा ए बी को ए कहा तो भुजा डी सी भी क्या होगी? ए ही होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की बात हुई है। अब अगर मैंने भुजा बीसी को बी कहा है तो भुजा एडी भी क्या होगी? बी ही होगी। तो यहां देखें, ठीक है, ए बी भुजा बराबर किसके है? डीसी के, और ये सदिश ए है। और ठीक है, बीसी भुजा बराबर किसके है? एडी के, और ये सदिश बी है। ठीक है, अब ये सी इसके साथ लगी है तो ये संलग्न हो गई। ये क्या हो गई? संलग्न। और ये सी इसके साथ लगी है, ये संलग्न हो गई। अब यहां पर इसके हेड पे इसकी टेल है तो ये दो सदिशों का योग हो गया, और यहां पर इसके हेड पे एक ही टेल है, ये भी दो सदिशों का योग हो गया। अब दो सदिशों को योग में क्या करते हैं कि एक के हेड को दूसरे के, तो अब मैं इस विकर्ण को मिलाता हूं। ठीक है, ए से सी तक जो विकर्ण है इसको मिलाता हूं, ये आया विकर्ण ए से सी तक। तो ये विकर्ण जो है अगर मैं नीचे से देखूंगा तो ये ए प्लस बी होगा, और अगर ऊपर की संलग्न भुजाओं से देखूंगा तो ये क्या होगा? बी प्लस ए होगा। तो अब यहां पर क्या जानने की कोशिश की है और ये कहना क्या चाहता है? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की कोई दो संलग्न भुजाएं दो सदिशों को योग को प्रदर्शित करती हैं तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उनके परिमाण को, यानी कि योग के परिमाण को प्रदर्शित करता है। फिर सुने, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं एक और दो संलग्न भुजाएं क्या कर रही हैं? उन दो सदिशों के योग को प्रदर्शित कर रही हैं, तो फिर उस चतुर्भुज का विकर्ण जो होगा, डायगोनल जो होगा, वो दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, चलिए साहब प्रदर्शित तो कर दिया है, मगर बताना क्या चाह रहे हो? बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हम नीचे से देखें तो a प्लस बी भी उतना ही बड़ी है, और अगर ऊपर से देखें तो b प्लस ए भी क्या है? उतना ही बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास, ठीक है, सदिश a प्लस बी का योग है वो सदिश b प्लस ए के योग के बराबर है। और जब ये बराबर आ गया तो a को b की जगह पर और b को a की जगह पर रखने के बाद भी बराबर है, तो ये क्रम विनिमय हो गया। और समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है वो दो सदिशों के योग के क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है, और हमें यह बताता है कि सदिशों को जोड़ते समय अगर उनका क्रम बदल भी जाए तो फिर उनके योग की क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? हो गया अच्छी तरीके से। बस तो क्या हो गया यार, बस वीडियो को लाइक करना तो बाकी रह गया। जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे के लिए आपकी क्लास का इंतजाम करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।